हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपीपीसीएस 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं, जिसमें आज हम 2021 का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे। तो चलते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 2023 और 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स पेपर करा चुका हूं। उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाती है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। उसका कारण दे रखा है क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसका कारण और कथन दोनों सही हैं, और जो कारण है वो उसकी कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। जो मुगल साम्राज्य था वो मूल रूप से सैनिक राज्य था, क्योंकि उसकी जो प्राण शक्ति थी वो सैनिक शक्ति पर ही निर्भर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से जो मैडीरा द्वीप है, मडीरा, ये कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। बाकी सब ग्रेनेडा और मोंटेसेराट और एंगुइला, ये तीनों द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित हैं। एक है मैंडीरा नदी। मैंडीरा नदी अमेज़न की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, तो उसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो भारत में WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े जारी करता है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और जिले के स्तर पर होते हैं जिला अधिकारी यानी DM। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो यह है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो इसमें कैमरून, आइवरी कोस्ट और घाना, यहाँ पर कोको का उत्पादन किया जाता है। लाटविया में कोको का उत्पादन नहीं किया जाता, यानी किया तो जाता है बहुत कम मात्रा में। तो लाटविया जो है, मैं आपको बता दूं, लाटविया देश एक बाल्टिक देश है। बाल्टिक देशों में 3 देश शामिल हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये उत्तरी सागर में अवस्थित है, बाल्टिक सागर के पास। उत्तरी सागर का एक पार्ट है बाल्टिक सागर। ये देश आपको मिलेंगे यूरोप में, नॉर्वे, फिनलैंड के नीचे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 267। अनुच्छेद 267 भारतीय संविधान की आकस्मिक निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 266 में है संचित निधि। अनुच्छेद 265 में है करों का संग्रह, यानी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों का संग्रह किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय था री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। कोविड-19 के महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो ये किया था IIT बम्बई ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। जो भूमध्य सागरीय हवाएं चलती हैं शीत ऋतु में, भूमध्य सागर से आने वाली जो हवाएं होती हैं, पछुआ पवनें। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें जो कोयले का यूज़ होता है इन्हें चलाने के लिए, भारत में जो सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले से होता है। यानी कोयले से ताप विद्युत संयंत्र को चलाया जाता है, स्टीम बनाई जाती है। तो
उस कोयले के जलने पर फ्लाई ऐश निकलती है। फ्लाई ऐश उसके कोयले के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं छोटे छोटे, जो उसकी चिमनी में जाके, अब इस टाइम पर चिमनी में इसको यानी संरक्षित किया जा रहा है, फ्लाई ऐश को रोका जा रहा है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसलिए फ्लाई ऐश से वर्तमान में क्या किया जा रहा है, फ्लाई ऐश का यूज करके इसकी ईंटें बनाई जा रही हैं, ईंट बनाई जा रही है। ये ईंट इसकी काफ़ी हल्की होती है। तो आप ये इसे याद रखना कि जो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है वो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? ये मजदूरों के लिए शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, और इसे देख लेना, इसे क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, शायद इसमें कन्फ्यूजन है, आप देख लेना एक बार इसे। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि या प्रेरी भूमि? तो इसमें जो सूर्य की रोशनी जो परिवर्तित करता है वो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, वहाँ पर परिवर्तन ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेज़िकोवा किस देश से हैं? तो ये 2021 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। लॉन टेनिस में दिया जाता है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है। तो ये जो बारबोरा क्रेज़िकोवा हैं ये थी चेक गणराज्य से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? यह कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। राइबोफ्लाविन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लाविन होता है विटामिन B2, इसकी कमी के कारण हो जाता है क्लोसिस। इसे हिंदी में इसका नाम बहुत बेकार कुछ गलत लिख दिया है, इसका होगा असली जो इसका इंग्लिश में नाम होगा वो होगा क्लोसिस। तो राइबोफ्लाविन की कमी से हो जाता है क्लोसिस। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी अवस्थित है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में। कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू ज्वर मच्छर से होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडिज एजिप्टाई के काटने से। फाइलेरियासिस होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। जबकि निद्रा रोग ये मच्छर से नहीं होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये मक्खी के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है बिहार का। सबसे ज़्यादा जनघनत्व है बिहार का। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्लीपिंग सिकनेस रोग है ये होता है मक्खी के काटने से, और उस मक्खी का नाम है सीसी फ्लाई। सीसी मक्खी के काटने से। सीसी मक्खी के काटने से होता है। और ये मक्खी पाई जाती है अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में और पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में। तो ये जो मक्खी है ये मानव और पशुओं का खून पीकर यानी रक्त पीकर जिंदा रहती है, और इसके काटने के बाद में व्यक्ति सो जाता है यानी नींद आने लगती है, बेहोश हो जाता है। तो सीसी मक्खी के काटने से होता है निद्रा रोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाटुलिज्म है। बाटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाला एक विषैलापन है बाटुलिज्म। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 1989 में हुआ था ये, राजीव गांधी जी की सरकार में। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन बोल रहा है
ये कह रहा है न्यूक्लियर फिशन। तो जो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है वो होता है परमाणु बम, एटम बम। एटम बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जबकि जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की। तो दूसरा हो जाएगा गलत, इसमें हो जाएगा केवल एक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनटीपीसी की, अरे यार तुमने क्या भेज दिया। अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी की सिंगरौली में स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। तो सिंगरौली जो इकाई है एनटीपीसी की, ये छत्तीसगढ़ में नहीं अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। यहाँ से कोयला सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है। तो ये है धूल कण, यानी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण ही वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार होता है। निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, और सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1988 में। यही केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इसने केंद्र और राज्यों के संबंध में सिफारिशें की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें विटामिन दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं उसके स्रोत। तो विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड मछली का तेल, और विटामिन B6 धान का चोकर। तो इसमें गलत बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन सी का स्रोत है नींबू, सही है। विटामिन सी का स्रोत है नींबू, सही है। विटामिन डी का स्रोत है कॉड मछली का तेल, ये भी सही है। और विटामिन B6 का स्रोत है धान का चोकर, ये भी सही है। विटामिन ए का जो ये संतरा दे रखा है ये गलत दे रखा है। संतरा जो है विटामिन सी का स्रोत है, ना कि ए का। अगला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये अवस्थित है स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में अवस्थित है। ये संत वल्लभ जी की ये प्रतिमा जो है ये आचार्य विजय वल्लभ जी की प्रतिमा है। आचार्य विजय वल्लभ जी की प्रतिमा है यहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बाड़ी योजना का संबंध किससे है। सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री बाड़ी योजना चलाई गई। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री को, जो इको फ्रेंडली होती है, सेफ गुड्स फॉर इन्वायरमेंट। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव का मतदान, यही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। इसका हो जाएगा पहला, यानी आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि मौलिक कर्तव्यों को जो लागू करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी उसने इसकी सिफारिश की थी, इसे जोड़ा नहीं गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्था को प्रदान किया गया था। 2020 का जो नोबेल दिया गया था वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शासक दे रखा है और राज्य। राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे, सही है। राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे, ये भी सही है। मलिक राजा फारूकी खानदेश का शासक था, ये भी सही है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा दे रखा है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो थे ये थे जौनपुर के शासक। जौनपुर की स्थापना की थी इन्होंने, जौनपुर साम्राज्य की 1394 ईस्वी में। 1394 ईस्वी में जौनपुर साम्राज्य के संस्थापक थे मलिक सरवर या मलिक सरवर ख्वाजा जहां। इनकी जो सल्तनत रही वो रही थी 1479 ईस्वी तक, 1479 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है। तो यह है विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? यह है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसके द्वारा जीएसटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जीएसटी परिषद जोड़ी गई अनुच्छेद 279A में। जीएसटी की परिभाषा जोड़ी गई अनुच्छेद 366 में। जीएसटी की मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो एंथनी ब्लिंकेन अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जो वर्तमान में भी हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम कब आया था? 1929-30 का है, 1929-30। नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी 28 अगस्त 1928 को, 28 अगस्त 1928। साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में। दांडी मार्च की शुरुआत हुई 1930 में। इन्हें कालानुक्रम बताना है, तो सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन 1927 3, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट रखी गई 3-2, और उसके बाद शारदा अधिनियम, उसके बाद दांडी मार्च 3-2-1-4। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो रक्त में मेथेमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। सही बात है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। कारण भी सही दे रखा है कि जो सरकार है उसको मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन और अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक का सूचक है? तो ये है लाइकेन। निम्नलिखित के गठन पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम बताना है। गोवा का गठन कब हुआ था? 1987 में। तेलंगाना का गठन 2014 में। झारखंड का गठन हुआ था सन 2000 में, और हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में। तो इसमें सबसे पहले किसका गठन हुआ है? हरियाणा का, यानी 4, फिर गोवा का 4-1-3-2, 4-1-3-2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ये थे वेब मिलर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। सही बात है। जब नगरीकरण होगा यानी अर्बनाइजेशन, लोग शहरों में आकर बसते हैं, तो वहाँ पर उन्हें बर्थ रेट को कम करने के लिए एक प्रेशर बन जाता है, क्योंकि वैसे ही वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। और अगला कथन दे रखा है कि ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो ये भी सही है। जब लिटरेसी हाई लिटरेसी होगी तो लोग समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जिस कारण वो उनकी बर्थ रेट कम होगी। अगला क्वेश्चन है, तो इसके दोनों ही सही हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति 1000 यानी पर 1000 जनसंख्या तक कम करना है। सही है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति 1000 है, तो ये भी सही है। 2021 में इतनी थी 2.7, लेकिन इस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश की TFR है वो है 2.4, और भारत की TFR कितनी है? NFHS 5 के अनुसार भारत की जो TFR हो गई है वो हो गई है 2.0। TFR का मतलब है एक दंपत्ति के
2 बच्चे। और 2000 एनएफएचएस रिपोर्ट में अलग से करा दूंगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं पीसीएस में और आरओआरओ में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जो आती है। तो 5 रिपोर्टें आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान और एक तरफ स्रोत। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये भी सही है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया बता रहा है, ये गलत है। कहाँ से ली गई हैं अपशिष्ट शक्तियाँ? कनाडा के संविधान से ली गई हैं, कनाडा से। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं, सही है। खनिज अन्वेषण और मुख्यालय। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड अवस्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यह अवस्थित है भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर, एल्यूमिनियम वाली भुवनेश्वर में। खनिज विकास निगम हैदराबाद में। खनिज अन्वेषण वाली नागपुर में। और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में। इसे मिला लेना आप। जून 2021 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, सही है। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ये गलत है। इसका केवल एक सही हो जाएगा। अब ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, तो जून 2021 का है। आपको याद रखना है कि 2023 में G7 की अध्यक्षता किसने की? 2023 में G7 की अध्यक्षता की जापान ने। जापान के हिरोशिमा में ये सम्मेलन हुआ, जापान के हिरोशिमा में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? इसे कहा जाता है तीसरी अवस्था को। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो ये की थी राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना लाहौर में। कहाँ पर की थी? लाहौर में। अदालत आला की स्थापना की थी राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित HDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य HDG संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था? तो इनमें गुजरात शामिल नहीं था शीर्ष 5 में। आप HDG याद करके जाना, क्योंकि 2023 के पेपर में भी HDG से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें 2015 में अपनाया गया था और 2030 तक इन्हें प्राप्त करना है। ये टोटल 17 गोल्स हैं, इन्हें याद करना है। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह ओमान का एक द्वीप है, ओमान का नहीं है ये। सोकोत्रा द्वीप जो है यमन का है, यमन का सोकोत्रा द्वीप है, यमन का। अरब सागर में अवस्थित है, अरब सागर में तो है लेकिन ये अदन की खाड़ी में है। कहाँ पर है? अदन की खाड़ी में। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में इसे नामित किया गया था। तो दूसरी बात सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता का मानदंड नहीं है? आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, सही है। न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। भारत के किसी भी राज्य का नागरिक हो, ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, यानी उसका जन्म उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर हो। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो यह है धन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है प्रथम बार। उसके बाद धन विधेयक जाता है राज्यसभा में।
राज्यसभा उसे केवल धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद अगर वो अपनी अनुमति दे या ना दे, वो 14 दिन बाद पास हो जाता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय होता है शून्यकाल, और ये भारत की ही देन है शून्यकाल। ये लगभग 12 बजे के बाद शुरू होता है, 12 बजे के बाद, 12 से 1 तक इसका टाइम रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर दे रखे हैं और निर्वाण स्थल। ऋषभनाथ का निर्वाण हुआ था अष्टपद में। वासुपूज्य दे रखा है सम्मेद शिखर, नेमिनाथ उज्जयंत और महावीर का पावापुरी। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वासुपूज्य वाला, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब ठीक है। ऋषभनाथ का जो निर्वाण हुआ था वो अष्टापद में हुआ था, नेमिनाथ का उज्जयंत में, और महावीर स्वामी का पावापुरी में हुआ था। आप इनके चिन्ह और याद कर लेना, जैसे ऋषभनाथ का बैल, महावीर स्वामी का शेर, नेमिनाथ का कमल, इस प्रकार इनके चिन्ह और याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये महिला हैं जेनेट लेयन, इन्हें नियुक्त किया गया था उस टाइम पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथ बात कब का है? 1967 का। केशवानंद भारतीवाद 1973 का। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1971 में। 1971 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो सबसे पहले आएगा इसमें गोलकनाथ बात, उसके बाद आएगा 3 1971, 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित समाचारों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? सबसे पहले तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। ये जीता था द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। अच्छा, लैगून झील ऐसी झीलें होती हैं जो तटों पर अवस्थित होती हैं और ये बनाई जाती हैं समुद्र की लहरों द्वारा। समुद्र की लहरों द्वारा जब स्थल भाग को काट दिया जाता है और अंदर तक उसमें पानी भर जाता है तो वहाँ पर लैगून झील उसे बोलते हैं लैगून झील। इसमें पुलिकट झील भी लैगून झील का उदाहरण है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कोल्लेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है, जो कि लैगून झील का उदाहरण है। तो इन्हें याद रखना, ये लैगून झील के उदाहरण है सब। एक बेम्बनाथ झील है, वो भी लैगून झील है। एक होती है गोखुर झील। गोखुर झील बनती है नदियों द्वारा। मान लो ये नदी का रास्ता चल रहा है, इस प्रकार नदी जा रही है, तो वो अपना रास्ता बदल के पहले यहाँ बह रही थी वो, उसके बाद वो अपना रास्ता चेंज करने के बाद में सीधी हो जाए यहाँ से। उसका जब नदी का वेग जब बढ़ जाता है, उसकी नदी में पानी की अधिकता होने पर, तो वो सीधी बहने लगती है। तो यहाँ पर जो उसका पानी बचा इस साइड वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर तो पानी रह गया ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र झील बन जाता है, झील के रूप में सामने आ जाता है। इसे ही बोलते हैं गोखुर झील। अगला क्वेश्चन है कटलास एक्सप्रेस 2021। कटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना की INS तलवार ने भाग लिया था। INS तलवार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, यानी किसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता? तो क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, RNA में भी होता है और DNA में भी। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं, लेकिन संघीय शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है।
इसका संकलन किया था, किसने किया था इसका संकलन? ये किया था अमीर हसन सिज्जी ने, अमीर हसन सिज्जी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार है, जनसंख्या में परिवर्तन भी है, विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन ये भी है, लेकिन तकनीकी विद एवं नौकरशाह ये आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापने के लिए किया जाता है? रिंगलमैन स्केल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है स्मोक को मापने में, यानी धुआं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में बाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही है। अगला स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, यह भी सही है। तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। बाइकोम सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1924-25 में केपी केशव और के केलप्पन के नेतृत्व में, केपी केशव और के केलप्पन के नेतृत्व में हुआ था केरल में बाइकोम सत्याग्रह। और के केलप्पन को केरल का गांधी कहा जाता है, के केलप्पन को केरल का गांधी भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। किसकी श्वसन दर का? जो बैक्टीरियाज होते हैं, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। उसका कारण है कि उनकी जो बैक्टीरियाज होते हैं उसे ख़राब करने वाले, उनकी श्वसन दर का ह्रास हो जाता है, श्वसन दर कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने, ऑगस्ट कॉम्टे। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है। फरवरी 2021 में नागोजी ओकोंजो इबेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं? तो जो नागोजी ओकोंजो इबेला हैं वो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है, जो कि नाइजीरिया से हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ संस्थान दे रखा है और अवस्थिति। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र है नैरोबी में, केनिया की राजधानी नैरोबी में, ये सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, ये भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान है झांसी में, ना कि बांदा में, तो ये गलत हो जाएगा। कहाँ पर है सस्य वानिकी वाला? केंद्रीय वाला है झांसी में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, ये भी सही है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, 1901 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो जो पहले वित्त आयोग थे वो थे केसी नियोगी, श्री केसी नियोगी। भारतीय केंद्रीय वित्त आयोग का जो चर्चा मिलती है संविधान में वो मिलती है अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में। और वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग की नियुक्ति जो होती है वो होती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के लिए करों का बंटवारा करना, उसकी सिफारिश करना। और जो वित्त आयोग है इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, यानी केवल सलाहकारी प्रकार की इसकी सिफारिश होगी। और वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो 16वां वित्त आयोग अभी हाल ही में बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के रूप में गठित किया गया है, जो 2026 से लेके 2031 तक के लिए केंद्रीय करों का बंटवारे की सिफारिश करेंगे। और जो 15वें वित्त आयोग थे उनका नाम भी याद रखना है। 15वें वित्त आयोग थे NK सिंह। 15वें वित्त आयोग कौन थे? NK सिंह।
चलते हैं अपनी अगला क्वेश्चन देखते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो ये ओस्मोसिस प्रक्रिया होती है, इसके अंदर परासरण प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर झील रामसर स्थल की सूची में शामिल है, जो कि आगरा में स्थित है। इसे ही कीठम झील भी बोलते हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील इटावा में है। सुरिनसर मानसर झीलें, ये झीलें जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, यानी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स इन। तो जो फेफड़े होते हैं उसमें गैसीय विनिमय होता है एल्वियोली के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ग्रामीण समुदायों में हम की भावना होती है, एक क्षेत्र होता है उनका, आत्मनिर्भरता भी उनमें पाई जाती है, लेकिन सांस्कृतिक विविधता ये नहीं होती है। सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है सभी ग्रामीण समुदायों में। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा किस कुल के पौधे से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है मोरेसी कुल से, यानी जो मोरेसी कुल का पौधा होता है उससे टापा कपड़ा बनाया जाता है। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? ये कौन सा अधिनियम था? तो याद रखना कि जो कार्यकारिणी की परिषद थी उसका विस्तार कर दिया गया 1861 के अधिनियम द्वारा, और इसमें विभागीय पद्धति शुरू की गई, यानी सबसे पहले बजट का प्रावधान भी किया गया। सबसे पहले जो बजट लाया गया था वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही 1861 में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट रखा गया था। और अगर बजट रखा गया है तो उन सभी विभागों के अलग अलग बजट उसमें चर्चा की जाएगी। तो विभागीय पद्धति की शुरुआत भी कब की गई थी? 1861 के अधिनियम से। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें एक अभिकथन और एक कारण आर है। पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये बोल रहा है नहीं है, जबकि हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी अवयव होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। कारण दे रहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये बात तो सही है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो इसका ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गईं? पहली है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, शामिल की गई थी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये भी शामिल की गई थी। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये तीनों योजनाएं शामिल की गई थी 2021-22 के बजट में, जबकि ये चौथी वाली जो है युवा उद्यमिता विकास अभियान, इसे शामिल नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, सही है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। आगे दे रखा है बूढ़ा घाघ प्रपात, ये बूढ़ा नहीं है, बुद्धा है। बुद्धा घाघ प्रपात जो है ये बुद्धा नदी पर है, ना कि कांच नदी पर, तो ये गलत हो जाएगा। बुद्धा घाघ जलप्रपात झारखंड में स्थित है, बुद्धा नदी पर। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरके में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये भी सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल बोल रहा है, जबकि दूध खट्टा किससे होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आमाशय रस में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दे रखे हैं और एक तरफ देश। माउंट रेनियर यूएसए में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है, और माउंट एपो फिलीपाइंस में है, यानी फिलीपींस में। तो इन्हें याद रख लेना, ए का चौथा और
बी का पहला, सी का दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा। होती तो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हैं, लेकिन ब्यूटेन उसमें अधिकतम पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी बिहार में मिल जाती है, फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है, दक्षिण से प्रभावित होती है। अगली नदी अजय नदी भी इसकी सहायक नदी है। जलांगी नदी भी गंगा नदी तंत्र का भाग है। लेकिन जोंक नदी गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक नदी कहाँ स्थित है? जोंक नदी है महानदी की सहायक नदी, महानदी की सहायक है जोंक। शर्करा में यानी रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mmOf के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स पर मिलियन के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो जो रक्त में शर्करा जो मापी जाती है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में मापी जाती है। और ये जो दे रखा है पार्ट्स पर मिलियन, इसके जरिए मापते हैं लवणता, जल की लवणता मापते हैं इसके जरिए। अगला क्वेश्चन है कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो सरस आजीविका मेला उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किया जाता है। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित हैं? ये अवस्थित हैं जापान में। नोबी और कांतो के मैदान जापान। इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में 20 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया। तो ये किया गया था नवंबर 2020 में। कब किया गया था? नवंबर 2020 में। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई गई। तो ये मनाई गई थी शाहजहांपुर में, क्योंकि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ था वो शाहजहांपुर में हुआ था, जबकि इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी सन 1784 ईस्वी में। 1784 में। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय ये नहीं है। इसका अभिप्राय यह है नेट जीरो का कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और उनका अवशोषण करके होगी। यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो वायुमंडल के सामान्य तापमान को बढ़ा देती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो भारत में अच्छा नेट जीरो का मतलब क्या? भारत का लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करना। तो इसमें क्या है, नेट जीरो का मतलब ये हुआ कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी जितनी ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कर रहे हैं उनका अवशोषण किया जाए, यानी उन्हें कम किया जाए। और दूसरा, नेट जीरो प्राप्त करने के लिए जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन का, उतना ही हम पौधे रोपण करें, यानी उतनी ही वायु को स्वच्छ करें। इसे बोलते हैं नेट जीरो प्राप्त करना। तो इसके लिए वनारोपण किया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दे रखे हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। यह कहीं नहीं लिखा है कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 का 1 कहता है, अनुच्छेद 75 का 1। तो पहला गलत हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। दूसरा सही है। तो ए गलत और आर सही। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है।
यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो यह कर टोटल 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो करता है वो करता है राज्यपाल, और हटाने के मामले में हटाया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, और वो भी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी उसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो काला सागर के तट पर जितने भी देश हैं मैं आपको ट्रिक बताता हूँ उसकी। इसकी एक ट्रिक है, जरा काले यूरो बांटो। जा से जॉर्जिया, रा से रूस, काला से काला सागर, यू से यूक्रेन, रो से रोमानिया, बा से बुल्गारिया और टो से तुर्की। जरा काले यूरो बांटो। तो काला सागर के तट पर स्थित हैं ये देश। तो इनमें टर्की भी अवस्थित है, जॉर्जिया भी अवस्थित है और बुल्गारिया भी, लेकिन सीरिया काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है कि कैस्पियन सागर के तट पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं? कैस्पियन सागर के तट पर, तो कैस्पियन सागर के तट पर आप एक ट्रिक याद रखना, तारीख। कैस्पियन तारीख याद रखना, तारीख। तारीख टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। ये 5 देश कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। किसके काल में आया था? जहांगीर के समय। रॉल्फ फिंच आया था 1585 ईस्वी में, अकबर के टाइम पर। सर टॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में, 1615 में। निकोलस डाउंटन आया था 1614-15 में, 1614-15 में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले 1608 यानी 1 पहला हो जाएगा। रॉल्फ फिंच आया 1585 में, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। सही बात है। अगला स्टेटमेंट है कि निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। ये भी सही है। तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। जब इन्वेस्टमेंट आगा, इन्वेस्ट करेंगे तभी पूंजी का निर्माण होगा, तो ये एक अनिवार्य कारक है। एक तरफ जयमंडल दे रखे हैं और एक तरफ उसकी अवस्थिति। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? सिमलीपाल है उड़ीसा में, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, नंदा देवी है उत्तराखंड में और नोकरेक है मेघालय में। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी नोकरेक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो कौन कौन थे इसमें? भगत सिंह इसके सदस्य थे, यशपाल भी थे, छबीलदास भी थे और एक और थे इसमें भगवती चरण बोहरा। तो 4 नाम याद रखने हैं आपको। नौजवान सभा की जो स्थापना की थी वो 2 सदस्यों ने की थी, भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा ने मिलकर 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसमें 4 सदस्यों के नाम याद रखने हैं। पहले भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। ये नहीं थे, इसमें अंबिका चक्रवर्ती शामिल नहीं थे। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को पश्चिम से पूरब में लगाना है। तो सबसे पश्चिम में है सुमात्रा, उसके बाद है जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। इसके इंडोनेशिया के अन्य द्वीप भी हैं, जैसे सुमात्रा है, जावा है और एक और है इसके न्यू गिनी एक द्वीप है, न्यू गिनी। एक है बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप पर भी इंडोनेशिया का थोड़ा अधिकार है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है, एक तो ब्रूनेई है और एक मलेशिया और एक इंडोनेशिया।
ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में पूछा गया था। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अंतःस्थलीय जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, वो है सांभर झील। अगर वो पूछ ले कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का झील कौन सी है, तो वो लैगून झील कौन सी है, तो लैगून झील होगी चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। लोनार झील की क्या विशेषता है? लोनार झील अवस्थित है महाराष्ट्र में, और बुल्लर झील अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील, और भारत की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का, और केवल भारत की सबसे बड़ी झील भी बोल दे तब भी चिल्का ही लगानी है। और लोनार झील है महाराष्ट्र में। इसकी विशेषता ये है कि इसे ज्वालामुखी निर्मित झील भी कहा जाता है, यानी क्रेटर में पानी भरने से इस झील का निर्माण हुआ है, ऐसा भी बोला जाता है। और बोला जाता है कि लोनार झील का निर्माण जो हुआ है वो उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। उल्का पिंड गिरने से बड़ा सा गड्ढा बन गया, तब वहाँ पर पानी भर गया, उसके बाद में तब झील का निर्माण हुआ है। तो ये लोनार झील भारत की एकमात्र झील है जो अपना रंग बदलती रहती है, यानी इसका रंग जो है पानी का वो गुलाबी रंग है, पिंक कलर का इसका रंग हो जाता है। ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो जो भारत का पहला नगर निगम है वो है मद्रास में स्थापित किया गया था, और ये केवल भारत का ही नहीं, एशिया का पहला नगर निगम था। एशिया यानी एशिया का नहीं, जितने भी ब्रिटेन के अधीन राष्ट्रमंडल देश थे उनमें पहला नगर निगम था मद्रास नगर निगम, यानी चेन्नई नगर निगम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1688 ईस्वी में हुई थी। 1688 में, डेट भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, अच्छा इन्हें नोबेल कब दिया गया? इन्हें 1998 ईस्वी में नोबेल दिया गया था अर्थशास्त्र का। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो इनकी एक पुस्तक थी होम इन द वर्ल्ड प्रकाशित हुई थी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है, तो इसे भी याद रखना। सेंसेक्स किसका सूचकांक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। VSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनियां नामित हैं, 30। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 ईस्वी में। अगला है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही बात है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी, ये भी सही है। जो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी पहली भारत की, वो थी रमा देवी। तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। तो वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में है राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो यह है हापुड़ जिला। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड। मिकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, ये बात तो सही है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में अवस्थित है, ये गलत है। कंबोडिया में नहीं है, वियतनाम में है। जो मिकांग नदी अपना डेल्टा बनाती है वो दक्षिणी चीन सागर में बनाती है, यानी अपना जल जो गिराती है दक्षिणी चीन सागर में गिराती है, और वियतनाम में इसका डेल्टा अवस्थित है। तो इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, केवल एक सही है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, यानी देखने के लिए? वो होता है विटामिन ए, और विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन V10 का नाम है फोलिक अम्ल, V9 और V10 का फोलिक अम्ल, और विटामिन V3 का नाम है नियासिन या निकोटीन, नियासिन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये कथन संविधान में बहस करते समय किसने कहा था? इस कथन को कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में इन्होंने बहस करते हुए कहा था। क्योंकि पृथक मताधिकार जो दिया था अंग्रेजों ने भारत में पहली बार, वो 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा ही दिया था, 1909 के अधिनियम द्वारा। इसे कहा जाता था मार्ले मिंटो सुधार। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की इस अधिनियम द्वारा। आगे चलकर 1919 में पृथक मताधिकार को अनेक धर्मों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया, जैसे सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो शांतिपूर्ण क्षेत्र है वो है यूरोप। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कारण और एक अभिकथन है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। गलत है। अगर सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता तो फिर हमें विटामिन लेने की जरूरत क्यों पड़ती बाहर से? इतने सारे फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह खानी पड़ती हैं विटामिन्स के लिए। इसका कारण दे रखा है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ये बात सही है, तो ए गलत है और आर सही है। हाँ, इसमें विटामिन के और एक होता है विटामिन वी, एक V7, V3, ये कुछ मात्रा में हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो सुगम्य भारत अभियान भारत सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चलाया गया, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत विभव अदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, गलत। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। मध्य प्रदेश में, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो 3 भागों में विभाजित है। राजपीपला, महादेव, मैकाल, जिसमें महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़ चोटी और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का चौथा और वी का तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स बताना है हमें एनर्जी का। तो सौर ऊर्जा तो रिन्यूएबल एनर्जी है, वायु ऊर्जा भी और बायोगैस भी, लेकिन पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसे हम कितना भी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होती, नेचुरली होती है। जैसे वायु हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, ये सब। लेकिन पेट्रोलियम, कोयला वगैरह ये सब जितने भी परंपरागत संसाधन हैं एनर्जी के, वो सब किस में आते हैं? अनवीकृत में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा था? तो ये रहा था यूएसए के साथ में। सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन कब किया गया? तो इस समिति को याद रखना, किस लिए इसका गठन किया गया था? सिविल सेवाओं में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था 2004 में। पीसी होता समिति 2004। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा आई थी, यह आई थी क्योटो प्रोटोकॉल में, और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था दिसंबर 1997 में। दिसंबर 1997 में। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो हुआ था 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। तो इन्हें याद रखना, ये डेटें ये मिलान भी करा लेता, कालानुक्रम में लगवा लेता है इन्हें। जबकि पहली जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी वो कब आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल में।
इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो। कोई देश जो कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण रखता है और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, जैसे वनारोपण करता है, पौधारोपण करता है, तो उसे कार्बन क्रेडिट दे दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट दे दिया जाता है। तो इसकी जो अवधारणा आई थी वो क्योटो प्रोटोकॉल में आई थी दिसंबर 1997 में। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सही बात है, प्राकृत भाषा बोलते थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। ये भी सही है। तो ये दोनों कथन सही हैं। मैं आपको बता दूं कि सातवाहन नरेशों ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के जलाए थे। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो ये है क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पवनों का नाम और एक तरफ स्थान। लेबेस स्पेन की पवन है, सही है। व्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया की पवन है। व्रैक रोलर उत्तरी अमेरिका की, ये भी सही है। शामल बोल रहा है कि शामल है ऑस्ट्रिया की, जबकि शामल पवन है सऊदी अरब और कुवैत की। तो शामल पवन जो है ये एक गर्म पवन है, उष्ण पवन है, जो चलती है सऊदी अरब और कुवैत के मरुस्थलों में। यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ राज्य और एक राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की, सही है। गुजरात में 11 सीटें हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। तो इसका सही हो जाएगा आंसर एक का पहला, बी का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशक यानी निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था, यानी इसके डायरेक्टर का नाम क्या था? तो ये थे श्लोए झाओ। श्लोए झाओ। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान और जनजाति दे रखी है। तो इसमें अलास्का में पाई जाती है कोरियाक जनजाति। इसमें दे रखा है कि अलास्का में कोरियाक, बोर्नियो में पुनान, अरब मरुस्थल में रुबाला और स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स। तो इसमें जो पुनान है वो भी सही है, बोर्नियो में पाई जाती है। रुबाला अरब मरुस्थल में पाई जाती है और लैप्स स्वीडन और फिनलैंड में पाई जाती है, जबकि ये कोरियाक जनजाति अलास्का में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अशोक मेहता समिति कब की है? 1977 की, 1977। एल.एम. सिंघवी समिति है 1986 की। वी.आर. मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति है 1957 की। जी.बी. के राव समिति है 1985 की। और मैं आपको और बता देता हूँ, जो पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं वो है पी.के. थुंगन समिति। एक पी.के. थुंगन समिति है 1988 में बनी थी, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। एक बनी थी हनुमंत राव समिति 1983 में, हनुमंत राव समिति 1983। और एक है हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में। तो इन सभी समितियों के एक कॉपी में नोट कर लेना जो पंचायती राज से संबंधित है, जैसे हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990, पी.के. थुंगन समिति 1988, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, जी.बी. के राव समिति 1985, हनुमंत राव समिति 1983, अशोक मेहता समिति 1977 और बलवंत राय मेहता समिति 1957। इन सभी समितियों को नोट कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 3 पहला आएगा, यानी 3-1, 3-1-4-2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करेगा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है।
एक तरफ अभिकथन दे रखा है और दूसरी तरफ कारण। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, जो आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही है। कारण दे रखा है इसका, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता दोनों ही हिमालयी नदियाँ हैं। तो तीस्ता नदी जो थी पहले, ये तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से। ये पहले गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य होता है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण की सिफारिश देना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भारतीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अब वर्तमान में जो वित्त आयोग का गठन किया गया है वो 16वें वित्त आयोग हैं। अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं 2015 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी कानूनों अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में शामिल किया गया है? तो इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को शामिल किया गया है, बोनस भुगतान अधिनियम को भी शामिल किया गया है और समान पारिश्रमिक अधिनियम को शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो पहली बात तो यही याद रखना, ये मिलान वो करा लेता है, कालानुक्रम में लगा लेता है कई सारे देखे षड्यंत्र, जैसे 1924 का कानपुर षड्यंत्र है। कुछ मैं और षड्यंत्र बताता हूँ आपको, जैसे आप इन्हें नोट कर सकते हैं कॉपी में। जैसे पहला हुआ था मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 का है, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 का है, पेशावर षड्यंत्र केस हुआ था 1922 से 1927 तक, कानपुर षड्यंत्र केस ये हुआ था 1924 में। ये सब कालानुक्रम लगा सकते हैं आप इन्हें। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में, मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था 1929 में, चोरी चोरा केस हुआ था 1922 में, नासिक षड्यंत्र केस हुआ था 1909 में और अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में। और एक है चटगांव शस्त्रागार धावा चिटगांव शस्त्रागार धावा, वो 1930 में हुआ था, जो सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था बांग्लादेश में। तो इन्हें आप लिख सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कानपुर षड्यंत्र केस में कौन शामिल नहीं था। तो इसमें कई व्यक्ति शामिल थे, जैसे मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता भी थी, शौकत उस्मानी थे और S.A. डांगे थे, M.N. रॉय थे, सिंगार वेलू चेट्टियार भी थे और गुलाम हुसैन थे। तो इन व्यक्तियों के नाम याद रखना। ये 8 व्यक्ति थे, लगभग 7-8 व्यक्ति थे, जैसे S.A. डांगे, M.N. रॉय, सिंगार वेलू चेट्टियार, गुलाम हुसैन, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी। इसमें M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है इनमें। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है, ये भी सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A दे रखा है, जबकि है किसमें? अनुच्छेद 43B में है। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन अनुच्छेद 43B में। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में है, तो ये भी सही है। जो सहकारी सोसाइटियों के लिए स्थापना का जो अधिनियम आया था वो था, संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। 2011 में 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो इसमें भारती और मैत्री हैं जो वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन हैं। सबसे पहला जो अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में बनाया गया था भारत द्वारा वो था दक्षिण गंगोत्री। ये बनाया गया था 1983 में इंदिरा गांधी जी के समय, 1983-84 में। एक मैत्री बनाया गया दूसरे नंबर पर 1988 में, और इसके बाद बनाया गया भारती। भारती बनाया गया था 1900 नहीं, ये तो अभी का है, भारती 2012 का, 2012 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक विजेता। इसमें दे रखा पीवी सिंधु कांस्य पदक जीता था, बजरंग पुनिया ने रजत, मीराबाई चानू ने रजत और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण। तो इसमें ये गलत दे रखा है, बजरंग पुनिया ने रजत दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 में शामिल किया गया? ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप केवल ये देख लीजिए, यहाँ से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा करंट अफेयर्स का कि यूपी पीसीएस में लगभग 30 से लेकर 40 तक करंट अफेयर्स पूछा जाता है, 30 क्वेश्चनों से 40 के बीच में। तो करंट अफेयर्स पर तो फोकस करना ही है आपको, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है ये देख लीजिए, पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें 8 को शामिल किया गया था आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। एक तरफ ग्रंथ और रचयिता दे रखे हैं। रागमाला है पुंडरीक विट्ठल की। रस कौमुदी है सोमनाथ की। चतुर्दंडी प्रकाशिका है वेंकटरमन की। इसमें ये जो है ना, रस कौमुदी सोमनाथ की नहीं है, रस कौमुदी है श्रीकंठ की, और रागमाला है पुंडरीक विट्ठल की, और राग विबोध है सोमनाथ की। तो राग विबोध सोमनाथ की, सी का पहला, 2 में दे रखा है, ए का तीसरा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रागमाला पुंडरीक विट्ठल की है, और ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था 2023 के पेपर में, शायद 22 और 23 के इन दोनों में से किसी पीसीएस के पेपर में ही रिपीट हुआ था। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका है वेंकटरमन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो वो जो भारत का राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है वो है अनुच्छेद 87 में। क्या दे रखा है कथन? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है कि संसद का गठन क्यों किया गया है, वो कारण बताता है राष्ट्रपति। दोनों सही है। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? द ग्रेट रीसेट प्रयास ये किया गया था विश्व आर्थिक मंच द्वारा। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? यानी लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो लौंग प्राप्त करते हैं हम फ्लावर के बड से, यानी फूल की कली से। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। सही है। ये गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता, वो संविधान द्वारा दी गई है, जबकि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा सही है।
तो ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक तरफ योजना दे रखी है और प्रारंभ वर्ष आम आदमी बीमा योजना 2007 की है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 की है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 की है, यानी डी का दूसरा ऑप्शन नंबर सी में है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। बाकी लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने अध्यक्षता की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में भी दोबारा इन्हें चुन लिया गया था, चुनाव हुआ था तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में टकराव हो गया था। महात्मा गांधी ने सीतारामैया को चुनाव में अपनी तरफ से खड़ा किया था इनके खिलाफ, जबकि जीत हुई थी सुभाष चंद्र बोस की। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता। लाला लाजपत राय ने भी 1920 में शायद अध्यक्षता की थी, इसे देख लेना थोड़ा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अब मैं आगे आपको 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आऊँगा। तो ये हमारे 2021, 22, 23 के 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं। अगर आपने 2022 और 23 के नहीं देखे हैं अभी तक PYQ, तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।